कहते हैं चिराग बुझने से पहले बहुत तेज फड़फड़ाता है, तो नेतन्याहू की आवाज अचानक बहुत तेज आ गई है। उधर लगातार ये संकेत मिल रहे हैं कि बहुत जल्दी उसकी कुर्सी जा सकती है। गजा से सैनिक लगातार हटाए जा रहे हैं और इराक से लेकर यमन तक अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच में कुछ और देश पहुंचे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस लेकर। इजराइल और अमेरिका की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं। ये सारे अपडेट लेकर मैं हाजिर हूं, सुनते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार। फलस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर अपने चैनल पे हम लगातार अपडेट करते रहते हैं। पहली बात तो यह कि जरूरी है कि लगातार फलस्तीन पे बात की जाए। फलस्तीन पे लगातार जो दुनिया भर में बात हो रही है उसके चलते ही आज जो हालात वहां दिख रहे हैं, जिनके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा, वो हालात पहले से बेहतर लगातार होते जा रहे हैं। फलस्तीन की आवाज पूरी दुनिया में उठ रही है। और दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान में जिस तरह का पागलपन छाया हुआ है, हिंदुस्तान में जिस तरह से इजराइल के पक्ष में भक्त खड़े हैं, जिस तरह से गोदी मीडिया लगातार झूठ पे झूठ दिखा रहा है, मुझे लगता है कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं सही खबरें इंटरनेशनल मीडिया से खंगाल के आपके पास लेकर आऊं। लेकिन खबरों पर जाऊं उसके पहले हमेशा की तरह कुछ अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर जो आप देख रहे होंगे, पहला वीडियो जो देख रहे होंगे, एक शादी का वीडियो है। कभी फलस्तीन में बड़े धूमधाम से शादियां हुआ करती होंगी, लेकिन आज ये हालात ऐसे हैं कि जिस लड़के की शादी हो रही है उसकी फैमिली के 22 लोग मारे जा चुके हैं। उसके बावजूद शादी पहले से तय थी तो लोगों ने कहा शादी होनी चाहिए, और थोड़े से लोग हैं, थोड़ी सी रस्में हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। दूसरा जो वीडियो है उसको देखकर जिसके पास भी दिल होगा, जो भी इंसान होगा, उसकी आंखों में दो बूंद आंसू जरूर आएंगे, उसका दिल पसीजेगा जरूर। 8 साल का ये बच्चा है जो कह रहा है, सबटाइटल्स आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बच्चा कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहूं तो ये बच्चा कह रहा है, सारी दुनिया से कह रहा है कि अब हमें चैन से रहने दो, बहुत जुल्म हो चुका है, अब हमें चैन से रहने दो। और पूरी दुनिया ये आवाज सुन रही है उसके लिए। ये तीसरा वीडियो आप देखेंगे, कैलिफोर्निया में जो कट टावर है उसके ऊपर एक्टिविस्ट ने एक बहुत बड़ा बैनर लगाया जो पूरी कैलिफोर्निया में दिखाई देता है। उस बैनर पे लिखा हुआ था, लेट गजा लिव, गजा के लोगों को जिंदा रहने दो। आज हालत यह है कि दक्षिणी गजा जो है, साउथ गजा, वहां से काफी संख्या में इजराइल ने अपनी सेना हटा ली है। लगभग साउथ गजा को खाली कर दिया है, लोग वापस लौट रहे हैं। लेकिन वहां के जो हालात हैं वो हालात देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। ज्यादातर मकानों को तोड़ दिया गया है, जानबूझकर सड़कों को तोड़ा गया है, बिजली नहीं है। एक जमाने में 36 हॉस्पिटल हुआ करते थे पूरे गाजा में, आज एक भी फंक्शनिंग हॉस्पिटल नहीं है। सभी हॉस्पिटल्स को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में झूठ बोलता है कि उसने किसी हॉस्पिटल को बर्बाद नहीं किया, किसी हॉस्पिटल पे बम नहीं गिराया। हकीकत यह है कि 36 हॉस्पिटल थे, 36 हॉस्पिटल थे, और आज 0 हॉस्पिटल वहां पे रह गए हैं। यही वजह है, यही झूठ वो वजह है कि आईसीजे में, आईसीसी में लगातार नए केसेज हो रहे हैं। ऐसे समय में फलस्तीन की मदद के लिए इंडोनेशिया आ गया है। उसने एक शिप भेजी है जो हॉस्पिटल शिप कही जाती है। वो पूरी हॉस्पिटल के शिप की तरह है, हॉस्पिटल का शेप है उसका, उसके अंदर वो सारी सुविधाएं हैं जिससे फलस्तीन के लोगों की मदद की जा सके, जिससे फलस्तीन के लोगों का इलाज किया जा सके। मारे लगातार इजरायली भी जा रहे हैं। इजराइल में जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो लेबनान से लगा हुआ है, वो लगभग पूरा खाली पड़ा हुआ है। कोशिश यही है, जो बार बार कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई को बढ़ाया जाएगा, कोशिश यही है कि 80,000 से 2.5 लाख लोग जो छोड़कर भाग गए हैं लेबनान के बॉर्डर का इलाका, उनको वापस लाया जाए। तेल अवीव में लगातार जुलूस निकल रहे हैं नेतन्याहू को हटाने के लिए। खतरे बने हुए हैं कि वहां कहीं से भी, कभी कहीं से भी कोई रॉकेट आ सकता है। दुनिया भर के कामगार जो वहां हैं वहां से निकल चुके हैं। आप जानते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो केस चल ही रहा है, जिसका एंट्रिम फैसला आने की उम्मीद इसी महीने के अंत तक या फरवरी फर्स्ट वीक में है। अभी मैक्सिको और चिले गए हैं आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। साथ में इंडोनेशिया भी पहुंचा है जिसका सपोर्ट स्लोवेनिया कर रहा है। जहां मैक्सिको और चिली इस लड़ाई में, जो गजा में लड़ाई चली है,
वहां जो युद्ध अपराध किए गए हैं, जिस तरह से लोगों के घर तोड़े गए हैं, यूनिवर्सिटीज तोड़ी गई हैं, हॉस्पिटल्स तोड़े गए हैं, 11,000 से ज्यादा बच्चों को मारा गया है, 7,000 से ज्यादा औरतों को मारा गया है, इन सारे केसेस को लेकर मैक्सिको और चिले आईसीसी में गए हैं, जहां वो ये डिमांड कर रहे हैं कि नेतन्याहू और बाकी लोग जो इस युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार हैं इस बात के लिए कि इतने सारे लोग, बेगुनाह लोग मारे गए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और इंटरनेशनल कोर्ट जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वो बाकायदा सजा देती है अगर वहां केस चलता है और आज 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद कभी उसका फैसला नेतन्याहू के खिलाफ आता है तो जो भी उम्र होगी उसको बाकायदा जेल में जाना होगा। ऐसे ही इंडोनेशिया जो गया है, जिसको स्लोवेनिया सपोर्ट कर रहा है, उस केस में 70 सालों का जो ऑक्यूपेशन है फलस्तीन के अंदर, उसके आधार पर केस किया गया है। कहा गया है कि इजराइल और उसके नेताओं ने 70 साल से फलस्तीन को ऑक्युपाई किया हुआ है, यूएन की रूलिंग को बाईपास करके ऑक्युपाई किया हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चलाया जाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। तो आईसीजे में केस पहले से है, अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी केस गया हुआ है। पूरी दुनिया में, जैसा मैंने कहा, कि धीरे धीरे इजराइल और उसके साथ अमेरिका की छवि खराब हो रही है। पूरी दुनिया अब इस बात को पहचान रही है कि चाहे अमेरिका कुछ भी कहे, चाहे अमेरिका की गोदी मीडिया कुछ भी कहे, फलस्तीन में जिस तरह की तबाह बर्बादी हुई है, जिस तरह का जुल्म हुआ है, वो इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है। और यही वजह है, बार बार मैं कह चुका हूं कि हुक्मरान कुछ भी कहें, आम पब्लिक लगातार सड़क पर आ रही है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा इजिप्ट का। इजिप्ट आप जानते हैं कि बॉर्डर लगा हुआ है फलस्तीन के साथ, राफा बॉर्डर पूरा का पूरा है। राफा बॉर्डर की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उसको रखा गया है। इजिप्ट एक जमाने में फलस्तीन की मदद किया करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, खासतौर पर होस्नी मुबारक के टाइम में, हुआ यह कि इजिप्ट पूरी तरह से इजराइल की बात सुनने लगा। इजराइल ने इजिप्ट से कहा कि राफा बॉर्डर की ओर से कौन घुसेगा या राफा बॉर्डर कौन क्रॉस करेगा, यह फैसला इजराइल करेगा। जब तक इजराइल उसको ओके ना कर दे, इजिप्ट उसको स्वीकार ना करे। और इजिप्ट ने यह बात मान ली। अभी सीसी है वहां पर, वो भी पूरी तरह से इजराइल के हाथ में है। जबकि हालत यह है कि इजराइल के ऊपर जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आरोप लगा कि वो मदद नहीं पहुंचने दे रहा है, तो उसने तुरंत इजिप्ट के सर पे डाल दिया। तब इजिप्ट को होश आया और उसने कहा कि हमने नहीं रोका है। लेकिन इजिप्ट के हुक्मरान फलस्तीन का साथ देने को तैयार नहीं है। जबकि इजिप्ट की जो जनता है वो लगातार सड़क पे है, वो सवाल पूछ रही है कि आज हमारे अरब लोग परेशान हैं और हमारे हुक्मरान खामोश क्यों हैं। इनफैक्ट इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आने लगे हैं कि अरब देशों ने जो बार बार फलस्तीनियों के साथ गद्दारी की है, जो बार बार अमेरिका और इजराइल की गोद में जाकर बैठे हैं, इस बार अरब मुल्कों की जनता बेहद नाराज है। मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक महिला अकेली इजिप्ट के सड़क पर निकलती है और लोगों से अपील करती है कि फलस्तीन का साथ दें। आज हालत यह है कि ढेर सारी महिलाएं, ढेर सारे बच्चे, ढेर सारे मर्द लगातार इजिप्ट की सड़कों पर आकर वहां के हुक्मरान से यह डिमांड कर रहे हैं कि वो फलस्तीनियों का साथ दें, राफा बॉर्डर खोलें, जो वहां बीमार हैं उनका इलाज कराने की कोशिश करें और जितने तरह की मदद इंटरनेशनल पहुंच रही है उसको वहां पहुंचने दें। हालत यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू, जो कल तक कोर्ट में कह रहा था, जिसके लोग कोर्ट में कह रहे थे कि हमने मदद नहीं रोकी है, अब खुद कह रहा है कि हम मिनिमम मदद अलाउ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ज्यादातर मदद दुनिया भर से आ रही है वो फलस्तीनियों के पास पहुंचने ही नहीं दी जा रही। अगर इंसानियत के नाम पर यह धब्बा नहीं है, अगर जमहूरियत के नाम पर यह धब्बा नहीं है, इजराइल कहता है कि वो इकलौता जमहूरी देश है, इकलौता डेमोक्रेसी है पूरे अरब में, और डेमोक्रेसी की हालत यह है कि वहां के जो फलस्तीनी बाशिंदे हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। यह अपार्थाइड नहीं है तो क्या है, यह रंग भेद नहीं है तो क्या है। हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो, वहां के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन इजराइल में जो फलस्तीनी नागरिक हैं उसके, उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि फलस्तीनियों को दोयम दर्जे का इंसान समझा जाता है इजराइल के अंदर, और यह डेमोक्रेसी नहीं, अपार्थाइड है। हालांकि अभी जो सारा कुछ हुआ है, जिस तरह से इजराइलियों ने तबाही बचाई है फलस्तीन के अंदर और जिस तरह से उसकी तस्वीरें दुनिया भर में गई हैं,
और जिस तरह से जनता सड़कों पे आई है, मैंने इजिप्ट की बात की, इजिप्ट के अखबार ये बात कहना शुरू कर चुके हैं कि वहां अगर जनता ऐसे ही सड़क पर आई तो एक बार और सत्ता बदल सकती है, सीसी को सत्ता छोड़नी पड़ सकती है, और ऐसा अरब के तमाम मुल्कों में हो सकता है। खैर वहां तो जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत है अमेरिका के अंदर और बाकी सब जगह, हालांकि कितनी जमहूरियत है खुदा जाने, कितना कुछ डीप स्टेट करता है, कितना खुद वो करते हैं, डेमोक्रेसी दिखावे की कितनी है। हालत यह है कि फ्रांस में अभी जो नया राष्ट्रपति बना है वो गे है, गे होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने अपने पार्टनर को विदेश मंत्री नियुक्त कर दिया है। ये डेमोक्रेसी वहां पे हो रही है, इस तरह की डेमोक्रेसी वहां पे चल रही है, जिसमें जनता की बात कितनी सुनी जा रही है, कितनी नहीं सुनी जा रही है पता नहीं। लेकिन अभी अमेरिका के अंदर एक बात बहुत क्लियर हुई है, चाहे वो इस दबाव में हो कि बिडेन की लोकप्रियता लगातार गिर रही हो, चाहे इस दबाव में हो कि दुनिया भर में अमेरिका का नाम भी वैसे ही काले शब्दों में लिया जा रहा है, वैसे ही बदनाम हो रहा है जैसे इजराइल का। अमेरिका लगातार 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहा है। मैं पहले आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि अमेरिका चाहता यह है कि गजा में लड़ाई खत्म हो, और खत्म होने के बाद जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वेस्ट बैंक में है, उस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ही गजा का भी शासन दे दिया जाए कि भाई तुम गजा और वेस्ट बैंक में शासन चलाओ, और उस इलाके को यानी फलस्तीन जो है उसको एक स्टेट के रूप में मान्यता इजराइल से दिलवाई जाए। इजराइल कहे कि ठीक है, जैसे तमाम आजाद मुल्क हैं वैसे ये भी एक आजाद मुल्क है, और वहां इजराइल का जो भी हस्तक्षेप है उस हस्तक्षेप को पूरी तरह से खत्म किया जाए। यह बात वो लगातार कह रहा है, और इसके साथ साथ सारी दुनिया में जो हो रहा है मैं आपको बता चुका हूं। यूनाइटेड नेशंस जो गया हुआ है, वो जिसने अपने लोग भेजे हुए हैं कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ था उसकी भी जांच होगी, और गजा में जो कुछ हो रहा है उसकी भी जांच होगी। उसने साफ साफ कहा है कि इजराइल ने इंटरनेशनल जो लॉ है उसको वायलेट किया है। अब ये सारे दबाव काम कर रहे हैं, और अमेरिका कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में पीस के लिए, शांति के लिए एक ही तरीका है कि फलस्तीन को आजादी दी जाए, फलस्तीन को एक आजाद मुल्क बनाया जाए, और उसका मानना है कि वहां पर हमास को हटा के जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसको वहां का शासन दिया जाए। मजेदार यह है कि जब से यह बात आई है, बेंजामिन नेतन्याहू लगातार इस बात को दोबारा कहना शुरू कर चुका है कि इजराइल को पूरे के पूरे पैलेस्टाइन पर अधिकार करना होगा। इससे भी मजेदार बात यह है कि अब वो फतेह को भी, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को रूल करता है, जो वेस्ट बैंक को रूल करता है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसकी है फतेह, उसको भी सत्ता देने के पक्ष में नहीं है बेंजामिन नेतन्याहू। उसका कहना है कि हमास भी नहीं हो, फतह भी नहीं हो। अब बड़ा मजेदार है, फलस्तीनियों की 2 ही पार्टियां हैं, एक हमास और एक फतह। फतह ने इलेक्शन जीता था वेस्ट बैंक में जहां उसका कंट्रोल है, हमास ने इलेक्शन जीता था गजा पट्टी में जहां उसका कंट्रोल है। आप ये कह रहे हैं कि हमास भी नहीं हो, फतह भी नहीं हो, साथ में ये कह रहे हैं कि इजराइल पूरे इलाके पर अधिकार करे, यानी कि बहुत सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन मुझे मंजूर नहीं है, 1 स्टेट सोल्यूशन होगा। आज मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से सोल्यूशन वहां पर किए गए हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बात और। लेकिन इजराइल में ही उसके अपने मंत्रालय के अंदर, उसके अपनी पार्टी के और उसका जिसके साथ गठबंधन है, दोनों के नेताओं ने इस बात पर बेंजामिन नेतन्याहू की जमकर लानत और मजम्मत की है। मतलब वहां मंत्रिमंडल के अंदर लड़ाई जैसा दृश्य चल रहा है। एहुद बराक वहां का एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसका हरीस में आर्टिकल आया है जिसमें वो कहता है कि अब जल्दी से जल्दी इजराइल में चुनाव करा लेना चाहिए। इजराइल में जनता जुलूस निकाल रही है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बेंजामिन नेतन्याहू से अब मुक्ति चाहिए। नेतन्याहू के मिनिस्ट्री में जो उसके बाद सबसे बड़ा मिनिस्टर है, सबसे बड़ा नेता आप कह सकते हैं, गैलेंट, उसके साथ लगातार नोकझोंक और लड़ाइयों की खबर आ रही है। इधर उसका जो वार कैबिनेट का मंत्री है आइजनकोट, उसने कह दिया है कि हमास को हराया नहीं जा सकता, हमास को पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन है। यह उसके वार कैबिनेट का मिनिस्टर कह रहा है, आइजनकोट। और साथ में एक और बहुत मजेदार बयान आया है। जोसेफ बोरेल जो हैं, वो ईयू के, जो यूरोपियन यूनियन है, उसकी फॉरेन पॉलिसी के चीफ हैं। अब वो बेंजामिन नेतन्याहू पे हमला करते हुए कह रहे हैं कि हमास को फाइनेंस तो बेंजामिन नेतन्याहू ने ही किया था ताकि फतह को नाकाम किया जा सके। यह बात मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि माना आमतौर पर यह जाता है
कि फतेह जिस तरह से फलस्तीनियों के बीच में लोकप्रिय हो रहा था, यह इजराइल के दक्षिणपंथी जो नेता हैं उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने जानबूझकर हमास को पैसा और हथियार शुरुआत में दिलाए। हालांकि हमास के पास जो हथियार हैं वो ज्यादातर चीन या रूस या उत्तरी कोरिया से आते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में उनको पैसा देकर मजबूत करने में इजराइल का रोल रहा। इजराइल को यह लगा कि हथियार बंद अगर सामने लड़ाई में होगा तो उसको हराना मुश्किल होगा, लेकिन अगर शांतिपूर्ण लोग होंगे और उनको इंटरनेशनल सपोर्ट मिल गया तो हमारे लिए दिक्कत होगी। यह अलग बात है कि बाद में हमास को शायद समझ में आ गया इजराइल का खेल और वो इजराइल के कब्जे से बाहर निकल गया। लेकिन यह नेतन्याहू और उसके जैसे नेताओं का ही पूरा खेल है जिसने इजराइल के लोगों की सुरक्षा को भी डेंजर में डाला है और फलस्तीन के लोगों को तबाह बर्बाद तो कर ही रहा है। अगर जो समझौता यूएन में हुआ था, अगर क्लिंटन के समय जो समझौता हुआ था, उस समझौते को ढंग से लागू किया गया होता, फलस्तीनियों को वेस्ट बैंक और गजा में आजादी दी होती, गजा और वेस्ट बैंक के बीच आने जाने के लिए रास्ता मुहैया कराया होता और वहां पर डेमोक्रेसी को फंक्शन करने दिया गया होता, तो आज न तो 7 अक्टूबर होता, न तो 7 अक्टूबर के बाद की घटनाएं होती। लेकिन इजराइल का जो फार राइट है वो चाहता ही नहीं है कि किसी भी तरह से फलस्तीन का कोई वजूद हो, इसलिए वो ऐसी हरकतें करता रहता है। आज बेंजामिन नेतन्याहू, जिसकी लोकप्रियता बहुत नीचे चली गई है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, उसके अपने मंत्री कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ उसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियां जिम्मेदार हैं। वो इस तरह की भड़काऊ बातें करके फिर से एक बार जनता के बीच में समर्थन पाना चाहता है, लेकिन कहते हैं जिस चीज का वक्त आ चुका है उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो दो चीजें बहुत क्लियर हैं कि एक तो अमेरिका नेतन्याहू की इस बकवास पर ध्यान नहीं दे रहा है, नेतन्याहू के जाने का समय आ गया है। यही तो वजह है कि जेरूसलम पोस्ट और हरीत जैसे इजराइल के अखबार जो हमेशा इजराइल के पक्ष की बात लिखते हैं, आज ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू के जाने का वक्त आ गया है, वो हफ्तों के अंदर जा सकता है या महीने 2 महीने में जा सकता है। तो अमेरिका ऐसा लगता है कि उसने पूरा प्लान बनाया है कि नेतन्याहू को सत्ता से हटाया जाए, उसकी जगह जो नया आदमी लाए उसके साथ समझौता कराया जाए जिसमें सऊदी अरबिया शामिल हो। सऊदी अरबिया ने बहुत साफ कहा है कि हम पूरे गाजा को दोबारा बनाने के लिए तैयार हैं, वहां सारा कुछ नए तरीके से करने के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि फलस्तीनी स्टेट बनाया जाए, उसको आजादी दी जाए। और यही बात अमेरिका कह रहा है कि फलस्तीन को स्टेट बनाए बिना, आजादी दिए बिना किसी भी हाल में यह मुमकिन नहीं है कि आप वहां पर शांति स्थापित कर सकें। तो इतना तो तय है कि आने वाले कुछ महीनों में फलस्तीन स्टेट बनने, फलस्तीन की आजादी की बातें बहुत तेज होने वाली है, इतना बिल्कुल क्लियर है। अब नेतन्याहू का क्या होगा, नेतन्याहू सत्ता से कब जाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतिहास 70 सालों में लड़ते भिड़ते गिरते पड़ते अब वहां पहुंच गया है कि पूरी दुनिया इस बात की मांग कर रही है कि वहां सीज फायर हो, और अमेरिका और अरब देश चाहे और कुछ भी कर रहे हो, अब ये कह रहे हैं कि वहां पर फलस्तीनियन स्टेट बने, पैलेस्टीनियन स्टेट बने, वहां पर फलस्तीन को आजादी मिले, वेस्ट बैंक और गजा जो हैं उनको मिलाकर फलस्तीन बने। ये बात बिल्कुल क्लियर है और ये होकर रहेगा। खेल सारा यही होगा कि किसको वहां पर सत्ता दी जाए। अमेरिका चाहता है फतेह को सत्ता दी जाए, इजराइल अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, इजराइल में एक मत ही नहीं है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू फतह के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इजराइल के बाकी जो लीडर्स हैं वो कितना भी जहर फैला रहे हो, मन ही मन ऐसा लगता है कि फतह के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। दरअसल फलस्तीन को लेकर बहुत सारे सलूशन की बात की जाती है। सबसे ज्यादा जो बात की जाती है वो 2 स्टेट सलूशन की बात की जाती है, जिसमें बहुत साफ साफ है कि जो गजा है, गजा पट्टी पूरी की पूरी है और वेस्ट बैंक का पूरा इलाका है, उसको मिलाकर एक नया फलस्तीन बना दिया जाए और उसको पूरी आजादी दी जाए। अब दिक्कत क्या है, इजराइल परेशान क्यों होता है, क्योंकि वेस्ट बैंक में उसने अपने बहुत सारे अवैध सेटलर्स को बसाया हुआ है। अब अगर गजा को आजादी देते हैं, वेस्ट बैंक को आजादी देते हैं, गजा और वेस्ट बैंक को जोड़ते हैं, तो जो उसके अपने अवैध सेटलर्स हैं उनको हटाना पड़ेगा। फिर बात होती है एक 1 स्टेट सॉल्यूशन की। वन स्टेट सॉल्यूशन में 2 तो एक्सट्रीम है। फलस्तीन के जो अतिवादी हैं वो कहते हैं इजराइल है ही नहीं तो पूरा का पूरा इलाका फिर से फलस्तीन बने, ये कभी हो नहीं सकता है।
इजराइल के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कहते हैं फलस्तीन है ही नहीं, नेतन्याहू जैसे लोग कहते हैं देयर इज नो पैलेस्टाइन, तो पूरे फलस्तीन को वो मर्ज कर देना चाहते हैं इजराइल के अंदर। ये भी कभी मुमकिन नहीं है। मुमकिन जिस बात पे बात की जाती है वो ये कि पूरा एक स्टेट बने, उस स्टेट में फलस्तीनियों को भी वही सारे अधिकार दिए जाएं जो इजराइल के लोगों को हैं, यानी वोटिंग राइट्स दिए जाएं, बाकी सारे राइट्स दिए जाएं। अब दिक्कत क्या है कि चूंकि फलस्तीनियों की पॉपुलेशन काफी है, तो अगर फलस्तीनियों को वोटिंग राइट दे दिया गया तो नेतन्याहू जैसे लोगों का सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इजराइल वन स्टेट सॉल्यूशन की बात तो करता है, लेकिन उसके साथ यह चाहता है कि फलस्तीनी या तो मुल्क से बाहर चले जाएं, कहीं और बस जाएं, और या फिर वो दोयम दर्जे के नागरिक बन के रहे। तीसरा सॉल्यूशन बहुत पहले दिया गया था, 3 स्टेट सॉल्यूशन। उसमें यह था कि जो गजा पट्टी का इलाका है वो पूरा का पूरा दे दिया जाए इजिप्ट को, और जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है उसका बड़ा हिस्सा जॉर्डन को दे दिया जाए। इसको 3 स्टेट सॉल्यूशन कहा गया। और यह हुआ कि जो गजा पट्टी वाले लोग हैं उनको इजिप्ट अपनी नागरिकता दे दे, जो वेस्ट बैंक वाले लोग हैं उनको जॉर्डन अपनी नागरिकता दे दे, और इजराइल जैसा है वैसा रहे। ये 3 स्टेट सॉल्यूशन थ्योरी में जैसा भी लगे, इसको न फलस्तीनी स्वीकार करते हैं न कभी करेंगे। और क्यों करें? फलस्तीनी वहां के मूल निवासी हैं जिनको आप बाहर करना चाहते हो। इजराइल की हालत यह है कि बाकी सबको आप छोड़ दीजिए, अगर अभी की जो गवर्नमेंट है उसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को देखें तो नेतन्याहू जो है उसका असली नाम है मेलिकोवेस्की और वो पोलैंड का है। दूसरा जो बड़ा वहां का नेता है योआव गैलेंट, वो भी पोलैंड का है। और तीसरा जो नेता है बेनी गैनट, वो रोमानिया का है। पूरे इजराइल में बाहर से आकर बसे हुए लोग हैं। इसीलिए आपको आश्चर्य होगा यह जान के कि इजराइल के अंदर डीएनए टेस्ट नहीं अलाउ है। कोई अपना डीएनए टेस्ट नहीं करा सकता, क्योंकि इजरायलियों का अगर डीएनए टेस्ट मालूम हो जाए, अगर डीएनए टेस्ट करा लिया जाए तो पता यह चलेगा कि 90% से ज्यादा जो इजरायली हैं उनका डीएनए मिडिल ईस्ट का है ही नहीं। और जो ये बहुत थ्योरी देते हैं ना कि हमेशा से यहीं के थे, यहां से बाहर गए थे फिर लौट के आए, मेरा सवाल है अगर यहीं से बाहर गए थे, अगर जैसा उनकी बाइबल में लिखा है कि सबकी उत्पत्ति जो हुई है वो यहीं से मिडिल ईस्ट से हुई है, तो उनके डीएनए में मिडिल ईस्ट दिखना चाहिए। लेकिन उनके किसी के डीएनए में मिडिल ईस्ट नहीं दिखता है। इसी वजह से वहां पर डीएनए टेस्ट पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये जो बाहर से आकर बसे हुए हैं, जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा किया हुआ है, ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे फलस्तीन को एसिमिलेट कर लें अपने नेशन में और वहां के रहने वाले को बाहर भेज दें। और इनके इस खेल में लंबे समय तक अमेरिका और ब्रिटेन जो हैं वो शामिल रहे। ब्रिटेन का तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। ब्रिटेन में कैमरून की पूरी मिनिस्ट्री ने यह कह दिया था कि जो हथियार हम भेजने जा रहे हैं इजराइल को, वो नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि इजराइल में मानवाधिकार हनन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। इन सबको बाईपास करके कैमरून ने इजराइल को हथियार भेजा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सारी जगहों से यहां के नागरिक जाकर इजराइल के पक्ष में लड़े हैं गजा पट्टी के अंदर। यह सोचिए, यह अपने आप में इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, जिसके खिलाफ वहां पर भी ब्रिटेन में भी एक एडवोकेसी ग्रुप बाकायदा कोर्ट में गया है इन मंत्रियों के खिलाफ, इन नागरिकों के खिलाफ, इंग्लैंड के जो जाकर लड़े हैं गजा पट्टी में और अवैध तरीके से इजराइल को हथियार देने। अवैध का मतलब कि सारी सलाहों को बाईपास करके इजराइल को हथियार देने का जो खेल है, इसके खिलाफ वहां भी लोग कोर्ट में गए हैं। लेकिन हथियार नहीं बेचेंगे तो पैसा कैसे आएगा? और इसी सिद्धांत पर अमेरिका और इंग्लैंड के लोग लगातार इजराइल को, लोग नहीं हुक्मरान लगातार हथियार इजराइल को पहुंचा रहे हैं। जर्मनी से लगातार हथियार जा रहा है। वो जर्मनी जिसने कभी यहूदियों के खिलाफ होलोकास्ट किया था, आज जब दूसरा होलोकास्ट गजा में हो रहा है फलस्तीनियों के साथ, तो वो जाकर बेशर्मी के साथ इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। ये बेशर्मी इतिहास में बाकायदा नोट की जाएगी कि पहला जो होलोकास्ट हुआ था उसका जिम्मेदार भी जर्मनी था, और दूसरा जो होलोकास्ट इन दिनों हो रहा है गजा पट्टी में, उसमें भी जर्मनी शामिल हुआ। उसने हथियार बेचे, उसने लीगल हेल्प उपलब्ध कराई आईसीजे में इजराइल को। इन सब के बीच एक बड़ी मजेदार खबर आई बिडेन के हवाले से। हूथी के ऊपर लगातार बिडेन हमला कर रहे हैं। उनसे पूछा गया, इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, उनसे पूछा गया कि आपके हमले का हूथी के ऊपर कोई असर हो रहा है? तो बिडेन ने कहा कोई असर नहीं हो रहा है। फिर पूछा गया हमले जारी रहेंगे? तो उसने कहा हमले जारी रहेंगे।
यानी असर कोई नहीं हो रहा है, लेकिन हथियार गिराए जाते रहेंगे, क्योंकि हथियारों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। हथियारों का जब आप इस्तेमाल करेंगे तभी जो हथियारों के बड़े सौदागर हैं उनके हथियार बिकेंगे, और जब उनके हथियार बिकेंगे तभी तो वो चंदा देंगे अगला चुनाव लड़ने के लिए। यह अमेरिका की विदेश नीति है कि हथियार गिराने से कोई फायदा नहीं हो रहा। हूथी ने किसी एक इंसान को नहीं मारा है, लेकिन यह हथियार गिराते रहेंगे। उधर हूथी ने एक बड़ी मजेदार बात कही। उसने कहा कि चीनी और रूसी जो जहाज है उनके ऊपर हम कोई हमला नहीं करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि चीन और रूस लगातार फलस्तीनी लोगों की सहायता कर रहे हैं। चीन ने बहुत सारी सहायता पहुंचाई है, और फलस्तीन के यूएन में जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने कहा कि चीन हमारा सबसे सच्चा दोस्त है। उधर हमास का एक प्रतिनिधिमंडल बाकायदा रूस में गया। रूस ने उससे कहा कि आप जो अगवा किए हुए लोग हैं उनको भी रिहा कीजिए, और साथ में हम फलस्तीन की आजादी की बात लगातार करते रहेंगे। यानी रूस और चीन जो है उनके जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अमेरिकी शिप्स का यह हाल है कि पहली बात तो यह हुई है कि अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों के लिए उन्हीं के देश की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, या फिर बहरीन की भी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन्होंने इंश्योरेंस के रेट कई कई गुना बढ़ा दिए हैं। कारण क्या है कि अब वो जहाज मान के चल रहे हैं कि इन पर कभी भी खतरा हो सकता है, तो उनके इंश्योरेंस के रेट बढ़ गए हैं। अभी परसों की बात है, अमेरिका का एक जहाज था कैम रेंजर, उसके ऊपर हूथी ने बम बरसाए। अब अमेरिका ने कहा कि कोई खास असर नहीं हुआ है, टूट फूट नहीं हुई है, लेकिन प्रावदा रशिया की जो न्यूज एजेंसी है उसकी खबर यह है कि वो जहाज पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। अमेरिका जानबूझकर नहीं कह रहा है ताकि उसकी इमेज खराब ना हो। तो हूथी ने लगातार हमले जारी रखे। उसने कहा है हम रेड सी से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन रेड सी के अंदर हम लगातार हमले करते रहेंगे जब तक युद्ध विराम नहीं होगा। अमेरिका कह रहा है हम हूथी के ऊपर बम गिरा रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन बम गिराते रहेंगे। इधर इराक से एक मजेदार खबर आई है कि इराक की जो मिलिशिया है ईरान समर्थित, उसने अमेरिका का एक MQ-9 रीपर नाम का जहाज मार के गिरा दिया है। वहां जो अमेरिकी ठिकाने हैं उस पर भी लगातार हमला हो रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका लगातार इजराइल का जो साथ देकर अपना नुकसान कर रहा है उसके पीछे क्या है। एक तो हथियारों की खरीदारी, और दूसरी कौन सी मजबूरी हो सकती है मैं नहीं जानता। लेकिन इन सब के बीच अगर पॉजिटिव खबर है तो सिर्फ इतनी कि इतने सब के बावजूद अमेरिका के समझ में यह आ गया है कि फलस्तीन जब तक आजाद नहीं होगा तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं होगी। बस खेल इतना है कि आजाद करने के बाद सऊदी अरबिया और अमेरिका अपनी कठपुतली को वहां सत्ता में बिठाना चाहते हैं, और अगर उनकी कठपुतली सत्ता में बैठेगी तो इतिहास इस बात का गवाह है कि फलस्तीनी आज नहीं तो कल फिर खड़े होंगे हथियार लेके, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से उनके साथ जो अत्याचार होता है उसकी मुखालिफत करते रहेंगे। इसलिए जरूरी यह है कि आजादी देने की बात जो की जा रही है उसको आगे बढ़ाया जाए, और आगे बढ़ाकर वहां की जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने दिया जाए, बजाय इसके कि अमेरिका या अरब वहां पर अपनी कठपुतली बिठाएं जो इजराइल के सामने सर झुकाए खड़ा रहे। तो आने वाले दिन बहुत मजेदार होने वाले हैं। नेतन्याहू की कुर्सी जा सकती है। अमेरिका में बिडेन की लगातार जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो रही है। दक्षिणी गजा से लगभग पूरी सेना हटाई जा चुकी है। दक्षिणी गजा को फिर से बसाने की कोशिशें शुरू होंगी। नेतन्याहू कितनी भी बड़ी बातें कर ले, लेकिन युद्ध का स्तर लगातार नीचे कर रहा है, कम कर रहा है। इजराइल की हालत यह है कि वहां के सैनिक भी लगातार मारे जा रहे हैं, जो तस्वीर आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कल की बात है कि यह पूरी की पूरी यूनिट जो है वहां पर मारी गई गजा पट्टी के अंदर लड़ाई करते हुए। अभी नार्दर्न गजा में लड़ाई जरूर चल रही है। नार्दर्न गजा में सारी हैवानियत इजराइल वैसे ही कर रहा है जैसा उसने सदर्न गजा में किया, लेकिन उम्मीद यह है कि जल्दी ही वहां भी लड़ाई लोअर लेवल पर जाएगी, और उसके बाद असल सवाल होगा कि युद्ध के बाद गजा और वेस्ट बैंक की शेप क्या होगी, वहां किस तरह की सत्ता आएगी। जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। जरूरी यह है कि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियोस देखते रहें, इनको शेयर करते रहें, और जहां तक हो सके जैसे हो सके हमारी मदद करें। जो पिंड कमेंट है, हमारा पहला कमेंट है, उसको खोल के देखें। अगर हमारी मेंबरशिप लेना चाहें 89 रुपीज पर मंथ, यानी 3 रुपए रोज से भी कम पर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। हमें सीधे मदद कर सकते हैं, सुपर थैंक दे सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमें ताकत देंगे तभी मैं कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच कह सकूंगा।